चालू कराया जाए जितना जल्द हो सके। उसी की प्रक्रिया, कहीं से कुछ नहीं मिलता, फिर मैं आरटीआई के सहारे में भारत सरकार से आरटीआई 1 लगाया, 2 लगाया, तीसरा लगाया, तीसरा बार नहीं हुआ तो मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं सिद्दीक न्यूज़ में। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिद्दीक न्यूज़ वाले कहाँ गायब हो गए। बहुत दिनों से हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया था। हालांकि आपको हम लोगों ने पोस्ट के द्वारा अपडेटेड रखा, कई सारी न्यूज़ें बताई आपको, लेकिन हम लोग कुछ काम में बिजी थे, इसलिए हमारी वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन अभी सिद्दीक न्यूज़ की टीम आपके सामने फिर से आ चुकी है। इस बार एक बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने आई है। ये अपडेट पूरे हथुआ वासियों के लिए है, पूरा गोपालगंज के लिए और आसपास के जितने भी जिले हैं उन जिलों के लिए ये अपडेट काफ़ी बड़ी अपडेट है। आमतौर पे आप एयरपोर्ट की बात सुनते होंगे कि एयरपोर्ट अभी तक क्यों नहीं बना। बहुत सा, जब से आलोक कुमार सुमन जी आए हैं तब से हल्ला है कि एयरपोर्ट बन रहा है। तो कभी ये हल्ला होता है कि उसका नापी हो रहा है, तो कभी ये हल्ला होता है कि वहाँ पे बालू, सीमेंट ये सब गिर गए हैं। तो ये बहुत सारे अफवाहें धीरे धीरे फैलती रही हैं। इसी अफवाह को लेकर हम लोगों ने सोचा कि इस अफवाह को लेकर हम लोग क्लियर करें कि एयरपोर्ट का काम क्या हो रहा है, एयरपोर्ट में काम क्यों रुका हुआ है, या फिर क्या वजह है कि अभी तक एयरपोर्ट बना नहीं। आपको बता दूं कि आलोक कुमार सुमन जी लगातार हर एक ब्लॉक टू ब्लॉक जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वही जनसंपर्क के दौरान वो आए हथुआ अनुमंडल में और वहाँ पे हम लोग गए और उनसे सीधे बातचीत की। हम लोगों ने उनसे पूछा कि एयरपोर्ट का क्या हुआ। हम लोगों ने उनसे पूछा कि एयरपोर्ट कब तक बन जाएगा और इतना लेट हुआ तो क्यों लेट हुआ। मैं आपको बता दूं कि आलोक कुमार सुमन जी, जो कि एक डॉक्टर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं और काफ़ी ही अच्छे दिल के इंसान हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ एक आदमी है। उन्होंने एकदम क्लियर तरीके से जवाब दिया। उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब आपको शायद कहीं भी इंटरव्यू में नहीं मिलेगा। उन्होंने काफ़ी अलग तरीके से जवाब दिया और उन्होंने काफ़ी अंदर की बातें बताई। वो बातें आपको नहीं मालूम होगी और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो लेट हुआ है एयरपोर्ट बनने में, क्यों लेट हुआ। आगे वीडियो में आप देखेंगे, हमारा इंटरव्यू देखिए, हमने उनसे सवाल जवाब किया। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाया कि क्या हुआ था। और लास्ट में मैंने एक मैसेज भी दिया है कि आखिर आपको एक पढ़े लिखे इंसान को ही क्यों वोट देना चाहिए। लास्ट तक ये हमारा वीडियो देखें, अपना एमपी, अपना सांसद जी का वीडियो देखें आप लोग और जानें कि हथुआ एयरपोर्ट कब तक बन पाएगा। जब हमने आलोक कुमार सुमन जी से बात कर लिया तो फिर हमारे और सब मुद्दे पे भी बात हुई कि गोपालगंज में कब से रेलवे स्टार्ट होगी, कब से गोपालगंज के रेलवे स्टेशन से आप सीधे दिल्ली जा सकेंगे। आपको फिर सिवान नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली और बड़े बड़े शहरों के लिए आपको ट्रेन पकड़ने के लिए सिवान नहीं जाना पड़ेगा। और काफ़ी सारे मुद्दे पे चर्चाएँ भी हुई। तो हम ये सारे चर्चाएँ आपके सामने लाएंगे, हम दोबारा जाएंगे और उनका पूरा फुल इंटरव्यू आपके सामने लाएंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो भी सवाल है, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड या कोई भी सवाल है जो आप अपने एमपी से पूछना चाहते हैं, तो अपना सवाल को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें या फिर डायरेक्ट हम लोगों को मैसेज कर दें। हम आपके सवाल को जाकर आपके एमपी से यानी आलोक कुमार सुमन जी से डायरेक्ट हम लोग पूछेंगे और सारे मुद्दे पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। वो वीडियो आपके सामने जल्दी ही आएंगी। तब तक देखते रहिए सिद्दीक न्यूज़, सच का आईना। मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं सिद्दीक न्यूज़ में। आज हथुआ अनुमंडल में आए हुए हैं गोपालगंज के एमपी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। मैं आपको बता दूं कि इनके जैसा बढ़िया सोच वाले व्यक्ति, इनके जैसा डाउन टू अर्थ व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा। ये काफ़ी ज़मीनी स्तर से जुड़ के सारे काम करते हैं। आज ज़मीनी स्तर से जुड़ के ही लोगों को परेशानी जानने को चाहें, वहीं आकर आज हथुआ अनुमंडल में लोगों से बात की। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। हथुआ आने का मकसद ये है, हमारा देश के पूरे ज़िले में हम लोग घूम रहे हैं और हमारे जितने विकास मित्र लोग हैं उनकी कुछ कुछ समस्याएं हैं जो प्रशासन द्वारा, लोकल प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं किसी रूप में थोड़ी सी कमी दिखती है। तो समस्याओं को हमने इन लोगों से जाना और जानने का प्रयास कर रहा हूं ताकि उसको अपने ऊपर हम लोग के परम पूज्य परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन तक भी पहुंचाऊं और जिला प्रशासन को भी पहुंचाऊं कि ये इन लोगों को जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उस दिक्कतों को दूर किया जाए ताकि इन लोगों को जिस काम के लिए लगाया गया है वो काम ज़्यादा अच्छा से और ज़्यादा स्वतंत्र रूप से ये लोग कर सकें। आप इतने डाउन टू अर्थ होके यहाँ पे लोगों का अनुमंडल बाई अनुमंडल जाके इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से इतनी ऊर्जा आती है आपके पास?
देखिए अनुमंडल भाई, अनुमंडल में क्या मैं ब्लॉक वाइज घूम रहा हूँ। हाँ सॉरी तो ये एक तो देखिए आप सबका उत्साह है, जनता ने हमें आशीर्वाद देकर एमपी बनाया, तो हमसे कुछ जनता की उम्मीद है, वही आशीर्वाद और जनता की उम्मीद, आप सबकी उम्मीद हमको एनर्जी प्रदान करती है, जिसके बल पर मैं काम करता हूँ। अच्छा, जैसे नंबी नारायण जिनको रॉकेट मैन कहा जाता है इंडिया का, तो हथुआ में वैसे ही आपका एक प्रचलन बन रहा है कि मतलब अगर साबिया एयरपोर्ट बनता है तो वो फेस आप हो चुके हैं साबिया एयरपोर्ट के, तो इस पे आपको क्या मतलब क्या महसूस होता है? देखिए साबिया एयरपोर्ट एक मैं यहाँ जब 1990 में आया तो चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित था। यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर आते थे, उसमें हम लोगों की मेडिकल टीम बनती है मिनिस्टर्स लोगों को देखने के लिए, खासकर बड़े मिनिस्टर सेंटर से जब आते हैं, स्टेट से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इस तरह के लोग आते हैं, तो टीम आती थी। वो टीम उसमें हम लोग मैं खुद आता था सर्जन के रूप में। तो लेकिन कालांतर में देखते देखते 1990 के बाद ये बंद हो गया और ये हम लोग का साबिया फील्ड एक छोटे से फील्ड के रूप में तब्दील हो गया, कभी कहीं से एयरपोर्ट जैसा दिखता नहीं था। तो मेरा एक सपना था कि वो किसी भी तरह उसको पूरा किया जाए। और एक और दूसरा इसका कारण था कि अपने गोपालगंज से और सिवान 2 जिले से आप देखेंगे कि करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग रहते हैं बाहर के, विदेश में ही काम करने जाते हैं, विदेश में यहीं से आते हैं। हाँ, गल्फ कंट्री हुआ और भी बहुत सारे कंट्री में, लेकिन सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्री में, यहाँ अपने 2 जिले के लोग ज़्यादा जाते हैं। उसी क्रम में मैंने आपको बताऊँ कि सबसे पहले जब मैं सांसद बना तो 6 महीने के अंदर पासपोर्ट कार्यालय यहाँ खुलवाया, और बाकी रेलवे और सब जो काम किए हैं वो तो उसका खाका बहुत है, कभी हम लोग आप डिटेल बात करेंगे। लेकिन साबिया एयरपोर्ट के बारे में बताऊं, मैं साबिया एयरपोर्ट उसके बाद मैं ढूंढना शुरू किया तो साबिया एयरपोर्ट का कहीं कोई अता पता नहीं था, ना वो भारत सरकार के पास कोई रिकॉर्ड मिला, ना बिहार सरकार के पास कोई रिकॉर्ड मिले, ना हम लोग का छपरा पुराना जिला था कोई रिकॉर्ड मिले, ना गोपालगंज कोई रिकॉर्ड मिले। तो उस रिकॉर्ड को पता लगाते लगाते उसकी भी एक लंबी कहानी है कि कैसे उसको मैंने ढूंढ के निकाला। उसके पहले हमारे जनप्रतिनिधि कहा करते थे कि साबिया एयरपोर्ट, हमारे पहले वाले लोग कहते थे कि साबिया एयरपोर्ट चालू होगा, और जब मैं उसको खोजना शुरू किया तो वो पता ही नहीं था कि वो ज़मीन कहाँ है, किसकी है, यानी सिर्फ बोलबाल था वो। हाँ, बस मैंने आप सब समझ सकते हैं कि लेकिन मुझे वो ढूंढना पड़ा। उसको ढूंढने में 1.5 साल लगा। 1.5 साल में वो ज़मीन ढूंढ के मैंने निकाला, तब ये पता चला कि साबिया एयरपोर्ट है, और उसको साबिया एयरफील्ड कहते हैं क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2nd वर्ल्ड वार में बना था। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताए थे कि ये रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है, लेकिन पेपर यहाँ भी नहीं था। भारत सरकार के पास तो था ही नहीं। भारत सरकार के पास जब मैं संसद में सवाल उठाऊँ, सरकार जवाब दे कि ये राज्य सरकार की संपत्ति है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिलता। फिर मैं आरटीआई के सहारे में भारत सरकार से आरटीआई 1 लगाया, 2 लगाया, तीसरा लगाया। तीसरा बार नहीं हुआ तो अपील में गए तो मजबूर होकर सरकार को खोजना पड़ा। सरकार जब खोजी तो वो डॉक्यूमेंट कलकत्ता में मिला। कलकत्ता में इसलिए मिला कि ये 2nd वर्ल्ड वार में बना था। 2nd वर्ल्ड वार उसमें ब्रिटिश, अब जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार थी उसमें, और ब्रिटिश सरकार की राजधानी कलकत्ता में हुआ करती, इसीलिए वो पेपर कलकत्ता में ढूंढने पर वहाँ से मिला। तब फिर केंद्र सरकार ने हमें जवाब दी कि ये भारत सरकार की संपत्ति है, रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है। और उससे मैं आगे जैसे देख रहे हैं क्रमवार में आगे बढ़ रहा हूँ कि इसको चालू कराया जाए जितना जल्द हो सके। उसी की प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, और 3 विभाग इसमें जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्रालय है, नागर विमानन मंत्रालय है, बिहार सरकार है। तो सबको एक दूसरे से कोलैबोरेट करके और कोऑर्डिनेशन करके प्रयास में है कि उसको जितना जल्दी। हाल फिलहाल में देखा गया कि वहाँ पर कुछ नपाई हो रही थी। हाँ, उसका सर्वे 3-4 बार हुआ। उसमें मैं कई मीटिंग किया, उसमें रक्षा मंत्रालय के लोग आए थे, बिहार सरकार के प्रतिनिधि आए थे, जिला प्रशासन के लोग थे, मैं भी था। 3 से 4 बार नक्शा जैसे एक करके नक्शा भी मिलने में बहुत समय लगा। नक्शा जैसे मिलते गया उसी लिए 3-4 बार उसकी नापी हुई, और नापी जब हुई तो उसके बाद अब हुआ कि चूँकि अतिक्रमण है वहाँ, आपको मैं बताऊँ कि 517 एकड़ वो ज़मीन मैंने खोज के निकाला था। लेकिन अभी सरकार के पास जो नक्शा मिला उसके हिसाब से अभी तक 470 का पेपर मिला है, 470 एकड़ का। तो उसमें अब यह है कि अतिक्रमण हटाना है। अतिक्रमण हटाने में कुछ वहाँ भूमिहीन भी हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गांव में भी घर है, वहाँ भी घर है, गांव में घर है, वहाँ दुकान है। तो भूमिहीन लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं सरकार के द्वारा। सरकार भी व्यवस्था कर रही है कि उन लोगों को दूसरे जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तब तक 280 एकड़ को हम लोग चिन्हित किए हैं। 280 एकड़ में हमारा एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। उसके लिए
लास्ट सीमांकन हुआ था और उसमें बाउंड्री की बात आई, तो बाउंड्री में सरकार ने, भारत सरकार ने जवाब दिया कि मेरे पास अभी पैसे की कमी है। हाँ, तो मैं अपने सांसद निधि से 30 लाख रुपए मैंने दिया हूँ इसमें कि आप कम से कम फेंसिंग कर दें, पिलरिंग कर लोगों को दिख जाएगा दें, काम। एरिया दिखे, हाँ दिखे कि हाँ इतना एरिया है। नहीं तो एयरलाइंस आती है, देखती है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो बोली नहीं लगाती। हाँ, जब तक इसमें ये है नियम कि जब तक एयरलाइंस बोली नहीं लगाएंगे सरकार काम शुरू नहीं कर सकती। हाँ, इसी के लिए मैं ये बाउंड्री फेंसिंग करा रहा हूँ ताकि ये एरिया दिखने लगे। एयरलाइन से भी बात करके मैं रखा हूँ कि वो लोग आएंगे, जब ये इतना हो जाता है जैसे बोली लगाएंगे सरकार उसमें काम शुरू कर। आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने एक ऐसी ज़मीन जो पूरा लापता हो चुकी थी, उन्होंने आलोक कुमार सुमन जी ने उनको खोज निकाला वो ज़मीन को। इसीलिए आपको महत्व समझना चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी का। एक पढ़े लिखे आदमी ही ऐसा काम कर सकते थे। इन्होंने आपके लिए लड़ा, आपके अधिकारों को पहचाना और खुद इन्होंने आवाज़ उठाई। एक बार नहीं 5-6 बार इन्होंने आवाज़ उठाई, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आखिरकार इन्होंने ज़मीन एयरपोर्ट की निकाल दी। इसके लिए इनको सैल्यूट करता है हथुआ का जनता। तो अगर आप वोटिंग करने जाएं तो हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि हमेशा पढ़े लिखे आदमी को और ऐसे आदमी को ही ये चुना जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।